बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और हसास मामला भी है और पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी है, जिस पे इस वक्त जिस मोशन पे बात हो रही है। मेरे कॉलीग्स दोनों अतराफ से उन्होंने बड़ी कैंडिड गुफ्तगू की और बड़े हकायक सामने लाए। मैं किसी भी चीज़ को रिपीट करने को अवॉइड करते हुए चंद गुजारिशात हाउस में पेश करूंगा, जस्ट टू रिमाइंड कि ये मामला हमारा उस वक़्त पीक पे पहुंच गया 2014 में, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ और हमारे मासूम बच्चे स्कूल के 100 से ज़ायद शहीद हुए। मुझे याद है कि वो पूरी कौम उस वक़्त गम में मुब्तला थी। फौरी तौर के ऊपर पेशावर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया गया। डी चौक में सामने पॉलिटिकल सिट इन थी, करीबन 100 दिन से ज़ायद हो चुके थे। उसके बावजूद उनको भी कन्विंस करके उस मीटिंग में मैंने खुद फ़ोन किया उनकी लीडरशिप को और उनको भी वहाँ मदऊ किया गया। तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, पूरी स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग में बहुत ज़्यादा शवाहिद सामने आए और मैं नहीं समझता कि उस वक़्त कोई भी वहाँ ऐसी शख्सियत थी। मुख्तलिफ जमातों को, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप मौजूद थी पेशावर में और किसी ने भी, किसी की दो राय नहीं थी कि अब कम वक्त में हमने इसके खिलाफ हमने एक्शन लेना है, हमने इस नासूर को ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान 3 सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार था। इकोनॉमी के मसाइल थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था और 6 से 7 महीने जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती, इलेक्शन में जीत के आती, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ये डॉक्यूमेंटेड है। नंबर 2, उस वक्त लोड शेडिंग का मसला था। पाकिस्तान में एवरेज 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, शहरों में 18 घंटे, देहातों में 20 घंटे। जो सर्कुलर डेट उस वक्त बिजली के हवाले से था वो करीबन, मुझे याद है, करीबन नहीं एग्जैक्ट 503 अरब था और बात होती थी कि अगर हुकूमत ये पे कर दे तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग 4 घंटे कम हो सकती है, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ मिल सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं फिर रिपीट करूँगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आती, वो तीसरा चैलेंज था टेररिज्म का। वो इतना पीक कर चुका था और करते करते हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ हुआ वो उसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। उसके फॉलोअप में मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स हुई, तमाम लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग पीटीआई उसमें बैठी। फैसले हुए कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना है और मिलके इस मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करना है जो दहशतगर्दी का नासूर है। ये इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग से भी बड़ा नासूर है। इसमें हमारे बच्चे, उनकी जानें महफूज नहीं। जनाब चेयरमैन, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि ये जंगें कई सौ अरब रिक्वायर होते हैं इन जंगों को लड़ने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट 2014 का पास हो चुका था और उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी। आज भी आप उठा लें 2014-15 का बजट, उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी कि हमने टेररिज्म के अगेंस्ट हमने कोई बड़ा को खर्चा करना है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें वो रिजॉल्व और जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान 2 हफ्तों के करीब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिन रात मेहनत करके एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसका कोर थीम क्या था?
वो ये था कि हम अपने सॉइल को किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दिस वाज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। और एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून का नहीं था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान का था, जिसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें शामिल थी, इंक्लूडिंग पीटीआई। जनाब, बजट में अर्ज की, कमिंग बैक टू बजट पास हो चुका और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में प्रपोजल आता है कि जनाब ज़रबे अज़ब कंसिडर करें कि हम इस दहशतगर्दी जो कि नॉर्थ के इलाकों से जहां वो गढ़ है उसके खिलाफ कौम फैसला करे और ये फोरम फैसला करे कि क्या हमने इसके खिलाफ जंग लड़नी है। और उसका नाम उन्होंने ज़रबे अज़ब का नाम दिया। तो जाहिर है कि उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती थी। जितने पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो सिविल लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, सब एक ही पेज पे थे। फिर मुझे पूछा गया कि क्या आप फाइनेंस कर सकेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये अब पहले साल के लिए उस वक्त तो था कि शायद टोटल कॉस्ट इतनी होगी 100 अरब रुपया, उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था और उसमें रेवेन्यू यानी रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी था, वो चाहिए होगा साल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हुआ कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हम बिल्कुल ये जो है खर्चा ये वेल स्पेंट होगा, इसकी सख्त जरूरत है कौम को और मुल्क को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हुआ। आपने देखा ज़रबे अज़ब हुई, हमारे उस ज़रबे अज़ब के एक्शन के बाद रद्दुल फसाद हुआ मुल्क के अंदर, उसको क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि वहाँ से कई लार्ज नंबर जो था वो तो एलिमिनेट हुआ, लेकिन काफ़ी स्केप करके पाकिस्तान के अंदर शहरों में चला गया। ये तमाम तफसील जनाब वज़ीर दाखिला के अपनी मिनिस्ट्री में मौजूद होगी। उसके लिए फेज 2 आया और ये सिलसिला करीबन 3 साल से जायद जारी रहा जनाब चेयरमैन, और 100 अरब से ज्यादा सालाना टोटल खर्चा उस पर होता रहा। ये आखिर में ये जो फेंसिंग का जो प्रोग्राम था वो भी उसके आखिर में ये था कि इसको परमानेंट रोकने के लिए अरबों रुपए उसके लिए भी दरकार था। अब ये वो सारा जो हमने अचीव किया, मैं बड़ी माजरत के साथ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस थिंग, मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। इसका सारा इंपैक्ट कौम के आम आदमी के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर आता है, वो इसकी कीमत अदा करता है। इसका कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट उनके ऊपर आता है। हम टैक्स पेयर के पैसों को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ठीक करते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री यू टर्न ले लेते हैं। जनाब चेयरमैन, इस तरह काम नहीं चले। मैं बड़ी हम्बल गुजारिश करूंगा जनाब रेलेवेंट लोगों से और खासकर वजीर दाखिला से और हुकूमत से कि काइंडली आपके एक क्लियर कट प्रोग्राम बना के आप इस हाउस में, चूंकि इस वक्त नेशनल असम्बली नहीं है, आप इस हाउस में शेयर करें। ये सब आपके कॉलीग्स हैं दोनों साइड ऑफ द हाउस। आप फैक्ट्स एंड फिगर सबसे पहले दें और पिछले 15 साल 20 साल के दें, ताकि हमें पता चले। मुझे तो पता है, आई हैव बीन थ्रू दोस ब्रीफिंग्स, बट लेट एवरीबॉडी नो इन दिस हाउस कि ये क्या था, 2010 में क्या था, या 8 में क्या था, कैसे करता करता कहां पहुंचा और फिर कहां नीचे आए और फिर दोबारा क्यों स्पाइक हुई है। लेट्स एनालाइज, हमें पता तो चले कि भाई हमने कौन सी गलतियां की है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स एट ऑल, बट इट्स सच अ बिग मिस्टेक, और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। मेरा ख्याल है उसमें गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी शामिल नहीं थे। क्या एक वन मैन या 2-4 बंदे, उनको ये कौम की तकदीर से ऐसे घिनौने खेल खेलने की इजाजत होनी चाहिए थी? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं।
और उसके बाद हमने जो किया, जो वहां तय करके आए, बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए, हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। तो जनाब इस तरह काम नहीं चलेगा। लेट्स बी टुगेदर। मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन के व्यूज को एंडोर्स करता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें एक क्लियर कट रोड अपनाना होगा, रोड मैप अपनाना होगा। और मैं समझता हूं कि एक रेगुलर हुकूमत के आने का इंतजार नहीं हो सकता। 3 महीने से लॉन्ग टाइम। हाउ मेनी मोर इंसिडेंट्स विल टेक प्लेस? खुदा के लिए दिन रात इसके ऊपर बैठे, जैसे एपीएस के बाद बैठे थे। मुझे याद है कि 8-10 दिन वी डिड नथिंग, वी वर डूइंग एंड डीलिंग विद दैट थिंग एंड वी केम अप विद द नेशनल एक्शन प्लान। मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट मेहरबानी करके इस हाउस के चाहे इन कैमरा फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करे और बताए कि ये तारीख है हमारी इस टॉपिक के ऊपर। हर एक को पता होना चाहिए इस हाउस में। फेडरेशन के नुमाइंदे खान बैठे हुए, चारों सूबों से बैठे हुए। दूसरा, मैं समझता हूं कि आप ये जो बात हो रही है इस वक्त, ये हमें पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। मैं जनाब मुश्ताक साहब से, अपनी बहन सादिया से इत्तफाक करता हूं। ये बड़ी यानी दुख देने वाली बात है कि वो जो चीजें वो कह रही हैं कि उनसे छीनी जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, हमें इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? अगर वो वाकई लीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेके जाएं। मुझे याद है, मैं लीबिया में एडवाइजर था 1976 में। मुझे याद है कि कदाफी साहब और अनवर सादात का एक फेडरेशन का पैक्ट हुआ था। उस वक्त सदर मिस्र बैक्ड आउट and Colonel Gaddafi took a decision. I was part of the core team at that time in the Auditor General Department of Libya. उन्होंने एक फैसला किया कि तमाम इजिप्शियंस को एक्सपेल कर दिया जाए, और वो अपने, मुझे याद है कि गाड़ियों में वो अपने ऊपर बेचारे फ्रिज और इस टाइप की चीजें लेके, और वो लोग लिबियंस रोते थे कि ये क्या फैसला इस मुल्क में हो गया है कि हम अपने जो 20 या 30 साल से या नस्लों से यहाँ रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। वो एक, मैं ये पासिंग रिमार्क इसलिए दे रहा हूं कि आई हैव सीन दैट फेज आल्सो 1976 में। मैं खुदा के लिए हुकूमत इसमें भी इंश्योर करे कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। ये जुल्म है, हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं। उनकी जो उनकी चीज की मलकियत है, उनको ऑनरेबल तरीके से आप अगर निकालें भी तो ऑनरेबल तरीके से निकालें। उनको एक कैदी की तरह या एक यानी बुरे तरीके से, बिल्कुल सही सेंटीमेंट्स हैं कि वो हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, और अगर हम इस तरह का इखलाक उनके साथ करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त आ सकता है। हाँ, ये कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि इलीगल इमिग्रेंट्स को भी आप छोड़ दें। ये गैर मुनासिब है। ये इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते, सिस्टम निज़ाम नहीं चल सकता। केयर टेकर हुकूमत हो, रेगुलर हुकूमत हो, जो भी हो, अगर आप ये कहेंगे जी बस छोड़ दें सब कुछ, तो फिर तो वो जंगल का कानून है, वो बहुत ज्यादा हमारे कई एरियाज में जंगल के कानून की तरह हम काम करने के आदी हो चुके। तो ये हुकूमत को एक इनका प्रोगेटिव है, इनकी जिम्मेदारी है एज ए हुकूमत कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर ये हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ बाइज्जत, उनके साथ वकार के साथ, उनको जो भी कोई प्रॉपर्टीज है, जो कुछ है, वो उनको ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर इसका इन हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड प्लान दे दें। तो 3 महीने, जैसे मैंने कहा, बहुत टाइम होता है जी। 3 महीने में हम आधी ज़रबे अज़ब लड़ चुके थे। तो इसलिए आप टाइम ज़ाया किए बगैर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ये हुकूमत अच्छे काम करे, इस तरह के काम हैं, तो इसमें वो सेक्शन 232 नहीं आता। खुदा ना खास्ता इफ देयर इज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री राइट नाउ, तो हम पे हमला ही कर दे, तो हम इंतजार करेंगे कि सेक्शन 232 रहे, ये डे टू डे काम करते रहे। ये इस तरह नहीं होता जनाब चेयरमैन। वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। ये इसी वजह से 232 सेक्शन इलेक्शन 2017 में इन्हीं दोनों हाउसेज ने अमेंडमेंट की है। कि क्यों किया है? क्योंकि आप का सेंसस में 4-5 महीने लग रहे हैं, आपके 2 से 3 महीने इलेक्शन आइन देता है, तो अब क्या 6-7 महीने किसी मुल्क को फ्रीजर पर रखा जा सकता है कि आप कुछ ना करें? ये नहीं होता जी, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इसीलिए वी एज ए गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट, वी इनिशिएटेड दैट अमेंडमेंट।
और मुझे याद है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी इस हाउस में कुछ पार्टीज की। हमने उसको अमेंड किया। देखिए, हमें मिल के रास्ते निकालने। आपने देखा कि हमने उस पर ये कर दिया, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, और फिर P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो लॉ है, और उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के जो लॉ, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये हुकूमत कर सकती है। तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है कि भैया 7 महीने आप बैठे रहें और 7 महीने आप बुक कहेंगे जी जो आग लगी है लगती रहे, नुकसान होता रहे, उसके बाद हम देखेंगे। तो जनाब चेयरमैन, मैं एंडोर्स करता हूँ अपने दोनों साइड के साथियों को कि इसको बड़े अच्छे आसान तरीके से, ये बड़ा सीरियस मसला है और हमें इसको कोलेक्टिवली इसको हैंडल करना है एज वन यूनिटी। और इंशाल्लाह ये होगा, ये आगे एक दफा हो चुका है। ये हमारी अपनी गलती है कि हमने उसको री इनवाइट कर लिया, हमने उनको एंगेज कर लिया, हमने उनके लोगों को, हार्डन क्रिमिनल्स को छुड़वा दिया। वो उन लोगों से कुछ पूछा जरूर जाए, कुछ नहीं तो टीवी पे ला के कौन से माफी मंगवाई जाए कि जी खुदा के लिए हम माफी मांगते हैं कि हमने ये काम किया है। आज पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी एक लहर आसमान को छू रही है। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। विद दीज ऑनेस्ट एंड सिंसियर सेंटिमेंट्स, आई थिंक आई गो अलॉन्ग विद ऑल माय कॉलीग्स कि गवर्नमेंट शुड कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट शेयर विद अस द रोड मैप एंड द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया। Honorable Senator Maulana Abdul Ghafoor